नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा। राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में आपको राजनयिक प्रतिनिधि, डिप्लोमेटिक एजेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डिप्लोमेटिक एजेंट और राजनयिक प्रतिनिधि का अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या स्थान है, क्या महत्व है। तो अब हम देख रहे हैं कि राजनयिक प्रतिनिधि क्या होते हैं। ओपेनहाइम तथा अन्य पश्चिमी देशों के विद्वानों का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म यूरोप में हुआ और इसका श्रेय पश्चिमी सभ्यता को है। यह कथन उचित नहीं है। रामायण तथा महाभारत के मूल पाठ का अध्ययन करने से यह मत असंगत प्रतीत होता है। रामायण काल में अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ विषय अपने विकसित रूप में थे। राजनीतिक प्रतिनिधियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के ये नियम इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों की स्थायी नियुक्ति तथा उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का विकास अनेक वर्गों के राज्यों के अभ्यासों तथा प्रथाओं आदि का परिणाम है। स्टॉर्क के अनुसार राजनयिक दूतावासों की स्थायी नियुक्ति तथा स्थापना 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। राजनयिक प्रतिनिधियों के अनुसार में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रथा के रूप में थी। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण संहिताकरण 1815 की वियना की कांग्रेस में किया गया। इस कांग्रेस में राजनयिक प्रतिनिधियों से संबंधित तथा प्रथा का संहिताकरण करके उन्हें स्पष्ट तथा निश्चित रूप से प्रदान किया गया। 1815 के बाद इस संबंध में काफ़ी विकास हुआ, जिसका अंतिम रूप से संहिताकरण 1961 के राजनयिक संबंधों के वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रेगुलेशन 1961 में किया गया। परंतु जैसा कि उक्त अभिसमय की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि जिस विषय में संधि के प्रावधान नहीं है उस विषय में अब भी अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथाओं को माना जाएगा। राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय 18 अप्रैल 1961 को अपनाया गया था तथा यह अभिसमय 24 अप्रैल 1964 को लागू हो गया। अप्रैल 2011 तक 187 देश इसके पक्षकार हो गए थे। इस अभिसमय के साथ एक प्रोटोकॉल का नाम विवादों से संबंधित अनिवार्य निस्तारण संबंधी ऐच्छिक प्रोटोकॉल 1961 ऑप्शनल प्रोटोकॉल कंसर्निंग के अनुच्छेद 1 के अनुसार अभिसमय के निर्वचन एवं प्रयोज्य से उत्पन्न विवादों का निस्तारण न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अनिवार्य अधिकारिता के अंतर्गत होंगे तथा अभिसमय का कोई भी पक्षकार प्रोटोकॉल का भी पक्षकार है विवाद न्यायालय के समय ला सकता है। अब हम देखते हैं कि
राजनयिक प्रतिनिधियों की क्या श्रेणियां हैं? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट? राजनयिक प्रतिनिधियों की श्रेणियां उनके पदों तथा कार्यों के अनुसार विभाजित की गई हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार का विभाजन 1815 की वियना कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में किया गया, जो ये हैं: राजदूत तथा पोप के दूत, एम्बेसडर्स, लीगल लीजेंट्स, पूर्ण शक्ति प्राप्त राजदूत तथा असाधारण राजदूत, निवास मंत्री, कार्यवाहक मंत्री। ये वर्गीकरण कांग्रेस में राजनीतिक प्रतिनिधियों की एक चौथी श्रेणी को भी जोड़ा दिया गया तथा उस चौथी श्रेणी को तीसरे क्रम में रखा गया। इसके अनुसार राजदूतों को जो वर्गीकरण है वो ये है कि सबसे पहला जो राजदूत की श्रेणी है वो है राजदूत तथा पोप के राजदूत, एम्बेसडर्स एंड लीगेट्स। राजदूत तथा पोप के राजदूत प्रथम श्रेणी के राजनयिक दूत हैं। ये राजदूत प्रभुत्व संपन्नता वाले राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये या तो राज्यों में राजदूत बनाकर भेजे जाते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। पोप के द्वारा नियुक्त दूतों की लीगेट्स कहते हैं। दूसरा है पूर्ण शक्ति प्राप्त राजदूत तथा असाधारण राजदूत। इस प्रकार के राजदूत दूसरी श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें पहली श्रेणी के मुकाबले कुछ कम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। निवास मंत्री, इस श्रेणी के राजनयिक प्रतिनिधियों को एक्स ला चैपेल की कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया। ये श्रेणियां के नीचे के राजदूत होते हैं तथा उनसे भी बहुत कम अधिकार और प्रतिष्ठा इन्हें प्राप्त होती है। कार्यवाहक, चार्ज अफेयर्स, ऐसी श्रेणी में राजनयिक प्रतिनिधि सबसे ये राज्य के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, वरन राज्य के विदेशी कार्यालय द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अधिकार तथा प्रतिष्ठा में ये निवास मंत्री के नीचे होते हैं। वर्तमान समय में फिर केवल 3 ही वर्गीकरण रह गए हैं। राजनीतिक संबंधों पर वियना भी समय 1961 में तीसरी श्रेणी अर्थात निवास मंत्री को हटा दिया गया है। अतः अब राजदूतों की केवल 3 श्रेणियां हैं: राजदूत तथा पोप के दूत, पूर्ण शक्ति प्राप्त राजदूत तथा असाधारण राजदूत और कार्यवाहक राजदूत। राजनयिक प्रतिनिधियों को सामान्यतः कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। उन कर्तव्य क्या क्या है? पहला कर्तव्य है प्रतिनिधित्व का। जहाँ उनकी नियुक्ति हुई है या उस राज्य में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्यस्थता तथा वार्ता, राजनयिक प्रतिनिधि का कार्य अपने राज्य तथा विदेशी राष्ट्र के बीच में मध्यस्थता काम करना होता है। इन्हें राजनयिक प्रतिनिधियों को ये कर्तव्य है कि जो बात वे विदेशी राष्ट्र के साथ करते हैं उनकी सूचना अपने राज्य को दे।
तथा समय समय पर जैसी घटना घटती है उसकी सूचना भी अपने होती है उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। निरीक्षण, जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होती है वहाँ की घटनाओं का निरीक्षण करना भी इनका मुख्य कर्तव्य होता है। विशेषकर उन घटनाओं के प्रति ये बहुत सजग रहते हैं जिनसे इनके राज्य पर प्रभाव पड़ता है। संरक्षण, जिस राज्य में इनकी नियुक्ति होती है वहाँ के रहने वाले इनके अपने देश के नागरिक का संरक्षण करना भी इनका एक कार्य है। इनका ये कार्य भी होता है कि विदेशी राष्ट्र में अपने देश के नागरिकों के जान माल की रक्षा करें। मित्रता के संबंध बढ़ाना, राजनीतिक प्रतिनिधि का ये भी कार्य होता है कि इस देश में उनकी नियुक्ति हुई है उस देश तथा अपने देश के साथ मित्रता के संबंधों को बढ़ाएं तथा आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों को बढ़ाएं तथा सुदृढ़ करें। इन कर्तव्यों के बाद राजनीतिक प्रतिनिधियों को उनके राज्य के द्वारा कुछ विशेष कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। प्रतिनिधि जो विशेष कार्य के लिए नियुक्त होते हैं उनका कर्तव्य उसी कार्य तक सीमित होता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार उन्मुक्तियों को देखते से पहले ये जानना आवश्यक है कि उन्मुक्तियों के विशेषाधिकार एवं आधार क्या है। बाह्य प्रादेशिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सट्राटेरिटरी, इस सिद्धांत के अनुसार राज्यों को कुछ अनुमतियाँ तथा विशेषाधिकार है इस कारण प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्हें राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। अतः कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार राजनयिक प्रतिनिधियों की अनुमतियाँ तथा विशेषाधिकारों को इस सिद्धांत के आधार पर उचित बताया जाता है। कार्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, राजनयिक प्रतिनिधियों को कुछ उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्रदान किए जाने का कारण उनके द्वारा कुछ विशेष कार्य संपादित करना है। इन उन्मुक्तियों तथा विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति में उनके द्वारा इन कार्यों को निष्पादित किया जाना संभव नहीं होगा और ये सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत कहलाता है तथा वर्तमान समय में इसे सही आधार बनाता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक आधार स्तंभ है। राजनयिक प्रतिनिधियों की निम्नलिखित अनुमुक्तियां तथा विशेषाधिकार हैं। पहली है राजदूत के व्यक्ति की अनतिक्रमणीयता या उल्लंघनीयता, इनविolability ऑफ पर्सन ऑफ इनवॉइस। न्यायालयों के आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति, दीवानी अधिकारिता से उन्मुक्ति, निवास स्थान संबंधी
उन्मुक्ति, साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाने से उन्मुक्ति, करों से उन्मुक्ति, पुलिस नियमों से उन्मुक्ति, उपासना का अधिकार की स्वतंत्रता, अधिकारिता प्रयोग करने का अधिकार, नियुक्ति वाले राज्य के क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक यात्रा करने का अधिकार, दूतावास से संबंधित कार्यों को सूचना भेजने की स्वतंत्रता, स्थानीय तथा सैनिक दायित्वों से छूट। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनयिक सिद्धांत है, उस राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी पड़ोसी देश, मित्र देश और इसमें जिससे राजनीतिक संबंध है आपके, अपने देश के दूतावास में व्यक्ति नियुक्त करते हैं। वो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, उसका कर्तव्य अपने देश में कि जिस देश पे उसको नियुक्त किया गया है उस देश को, उस जिस देश में उसकी नियुक्ति हुई है के बारे में सूचना देना, उनके वहाँ के सामाजिक राजनीतिक हालात के बारे में सूचना देना और दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध बनाए रखना, किसी प्रकार के विवाद के पूर्व उसकी जानकारी देना आदि काम है। और राजनीतिक जो प्रतिनिधि है, डिप्लोमेटिक जो एजेंट है, उसको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है वो उसके दो सिद्धांत हैं। एक बाह्य पारदर्शिता का सिद्धांत है, दूसरा कार्यात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के आधार पर उनको छूट मिली हुई होती है कि वो अपने देश में उनकी नियुक्ति हुई है वहाँ अबाध रूप से रह सके। और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बारे में रामायण काल में भी उल्लेख है। जब हनुमान जी श्री राम जी के दूत बनकर रावण के यहाँ गए थे सीता माता का पता लगाने, तो ये वहाँ भी मिलता है। महाभारत में भी शिखंडी के रूप में दूत भेजा गया था। भैरनल्ला भी एक दूत थे। इस तरीके से हम देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त है। वो विशेषाधिकार का एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूँ। राजनीतिक के रूप में व्यक्ति की अतिक्रमणीयता, न्यायालयों की साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जाने से मुक्ति,